वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 113 है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम इंडियन ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो लास्ट वाला टेस्ट था उसमें 1 to 20 तक हुआ था, तो 21 से 40 तक ही देखेंगे हम। पहला प्रश्न 2 स्टेटमेंट वाला होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। करेवा संरचनाएं मुख्य रूप से पीर पंजाल श्रेणी के उत्तर पूर्वी ढलानों पर पाई जाती हैं। ये हिमनद मिट्टी और अन्य पदार्थों के मोटे जवाब हैं जो केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा करेक्ट है इसमें? बिल्कुल, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। ठीक है, कई बार चर्चा इन पर हो चुकी है ऑलरेडी टेस्ट सीरीज में, तो सी है इसका आंसर। देखिए, करेवा संरचनाएं भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में मुख्य रूप से कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले ऊंचे समतल पठार और झील जलोढ़ निक्षेप हैं। ये संरचनाएं अपनी असाधारण उर्वरता के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, कृषि महत्व इनका देखें तो ये संरचनाएं कृषि के लिए अत्यधिक उपजाऊ और आदर्श हैं। ये मुख्य रूप से जाफरान यानी केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा यहाँ बादाम, सेब, अखरोट और अन्य फलों के बाग लगाए जाते हैं। क्लियर? इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जोड़ सकते हैं। नंबर इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए। फुल टेस्ट सीरीज पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी, आप प्रिंट आउट करा कर प्रैक्टिस कर सकते हो। नंबर 22, प्रायद्वीप भारत की निम्नलिखित नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर यानी नॉर्थ टू साउथ लगाइए। ये हैं प्रायद्वीप भारत की नदियाँ। पेनिनसुलर रिवर, तो सबसे उत्तर में स्वर्णरेखा नदी, उसके दक्षिण की तरफ चलोगे तो आ जाएगी महानदी। थोड़ा और दक्षिण में जाओ तो गोदावरी, उसके नीचे वेन्नार और सबसे दक्षिण में है वेगई। तो स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, वेन्नार, वेगई, ए है इसका आंसर। ठीक है, प्रायद्वीप भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली नदियाँ, उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली नदियाँ स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, वेन्नार, कावेरी और वेगई, और इसी क्रम में याद रखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत की दक्कन ट्रैप संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनकरेक्ट है? इन चारों में से कोई एक इनकरेक्ट होगा। भारत का दक्कन ट्रैप, देखिए इसका निर्माण क्रिस्टेशियस काल के अंत में हुआ था। यह मुख्य रूप से बिदर उद्वेदन के माध्यम से निकले बेसाल्टिक लावा से बनी है। और दक्कन ट्रैप की अधिकतम मोटाई इसके पूर्वी भाग में पाई जाती है। इस क्षेत्र की काली मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है। इनकरेक्ट एक है इसमें, पहला वाला जो है करेक्ट है। दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिस्टेशियस काल के अंत में हुआ था। यह मुख्य रूप से विदर उद्वेदन के माध्यम से निकले बेसाल्टिक लावा से बनी होती हैं। ठीक है, और दक्कन ट्रैप की अधिकतम जो मोटाई है वो इसके पूर्वी नहीं बल्कि इसके पश्चिमी भाग में है, तो ये गलत हो जाएगा। और इस क्षेत्र की काली मिट्टी को रेगुर कहा जाता है, ठीक हो जाएगा। तो जो गलत है वो है विकल्प बी, सॉरी, जो गलत है विकल्प सी है। वो दक्कन ट्रैप की अधिकतम मोटाई पूर्वी नहीं बल्कि पश्चिमी भाग में है इसके। तो दक्कन ट्रैप की जो अधिकतम मोटाई है वो पश्चिमी, मध्य भारत और पश्चिमी तट में पाई जाती है, विशेष रूप से मुंबई और पश्चिमी घाट के पास। ठीक है, जो लगभग 2000 मीटर से लेकर 2133 मीटर तक है। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाइए। अरावली पर्वत श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? यह दुनिया के सबसे पुराने वलित पर्वतों में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर माउंट आबू पहाड़ियों में स्थित है। लूनी और बनास नदियां इस पर्वत श्रेणी से निकलती हैं क्या? यह श्रेणी पूर्व कैम्ब्रियन काल से लेकर आज तक पूरी तरह से अपरिवर्तित रही। ये स्टेटमेंट गलत है इसका, चौथा वाला। बाकी पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो इनकरेक्ट जो हो जाएगा अपना वो डी हो जाएगा। देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी जो है वो पूर्व कैम्ब्रियन काल से लेकर आज तक पूरी तरह से अपरिवर्तित नहीं रही है, बल्कि यह समय के साथ लगातार बदलती रही है। तो इनकरेक्ट है यहाँ पर डी।
बाकी लूनी और बनास दोनों नदियाँ अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती हैं। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर माउंट आबू में स्थित है और अरावली एक प्राचीन अवशिष्ट बलित पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाइए। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत के कोरोमंडल तट की जलवायु को किस कूट द्वारा दर्शाया जाता है? AMW, AS, AW या BSHW? ये इस तरह के पूछ लेता है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण एक आधा प्रश्न पूछ लेता है किसी भी स्टेट के PCS में। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत का जो कोरोमंडल तट है यानी तमिलनाडु वाला, आंध्र प्रदेश वाला, तो उसको दर्शाता है ये कैपिटल A और स्मॉल s से कोपेन। B है इसका आंसर। देखिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण यानी कोपेन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के अनुसार भारत के कोरोमंडल तट को यानी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो तटीय क्षेत्र है उसकी जलवायु को AS कूट द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें कैपिटल A जो है वो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु यानी ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट को दर्शाता है और स्मॉल s ग्रीष्मकालीन शुष्क मौसम या उच्च सूर्य अवधि में शुष्क मौसम को दर्शाता है। ठीक है, NCERT की किताबों में दिया हुआ है, ये स्कूल में भी पढ़ा होगा आपने। नंबर 26 है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो सैंडल पीक है वो कहाँ स्थित है? ये उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, उत्तरी अंडमान में। देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है वो सैंडल पीक है और यह उत्तर अंडमान द्वीप पर दिगलीपुर के पास स्थित है। यह समुद्र तल से लगभग 732 मीटर फीट में 2402 फीट ऊंची है और घने सदाबहार जंगलों वाले सैंडल पीक नेशनल पार्क से घिरी हुई है। क्वेश्चन नंबर 27 पर आ जाइए। हिमालय की भू आकृतिक संरचना में सिंटेक्सियल बैंड कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय की भू आकृतिक संरचना में सिंटेक्सियल बैंड पाए जाते हैं पश्चिमी और पूर्वी दोनों छोरों पर। केवल पश्चिमी छोर पर यानी नंगा पर्वत, केवल पूर्वी छोर पर नामचा पर्वत। तो पहला और दूसरा तो एलिमिनेट हो जाएंगे, तो पश्चिमी में नंगा पर्वत और पूर्वी छोर में नामचा पर्वत, तो C इसका आंसर हो जाएगा। मध्य हिमालय नेपाल में नहीं। देखिए, हिमालय की भूआकृतिक संरचना में सिंटेक्सियल बैंड हिमालय के पश्चिमी और पूर्वी छोरों पर पाए जाते हैं। ये पर्वत श्रृंखला के अचानक दक्षिण की ओर मुड़ने वाले हेयरपिन जैसे तीव्र मोड़ है। मुख्य रूप से ये दो स्थानों पर स्थित हैं, पश्चिमी सिंटेक्सियल बैंड और पूर्वी सिंटेक्सियल बैंड। पश्चिमी सिंटेक्सियल बैंड ये कश्मीर में नंगा पर्वत के समीप स्थित है, जहाँ से सिंधु नदी एक गहरी घाटी यानी गार्ज काटती हुई बहती है। और पूर्वी सिंटेक्सियल बैंड यह अरुणाचल प्रदेश के नामचा बर्मा पर्वत के समीप है, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है और पर्वत श्रृंखलाएं दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अध्यारोपित अपवाह प्रणाली का एक सटीक उदाहरण है? इन चारों में से गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, चंबल और गंगा में सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज पैटर्न कौन सी नदी बनाती है? चंबल नदी बनाती है। B है इसका आंसर। देखिए, भारत में एक दामोदर नदी है, दूसरी स्वर्णरेखा नदी है, चंबल नदी है और बनास नदी है। ये नदियाँ अध्यारोपित अपवाह प्रणाली सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज पैटर्न के सबसे सटीक उदाहरण है। तो चंबल है ऑप्शन में, तो चंबल करेक्ट हो गया। दामोदर, स्वर्णरेखा और बनास को भी याद रखिएगा। अच्छा, क्या होता है यह अध्यारोपित अपवाह? क्या होता है? यह वह अपवाह प्रणाली है जिसमें एक नदी अपनी मूल ढलान का अनुसरण करते हुए कठोर चट्टानी सतह को भी काट देती है और अपने पुराने मार्ग यानी पैटर्न को बनाए रखती है। क्वेश्चन नंबर 29 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेंगे। यह हैं झील और प्रकार। ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट है। 24 तारीख को जो UPSC सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा होगी, प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। 3-4 दिन शेष हैं बस। लोनार झील के सामने लिखा है क्रेटर झील यानी उल्कापिंड के द्वारा निर्मित हुई है ये झील। चिल्का झील के सामने लेगून झील लिखा है और लोकटक झील के सामने विवर्तनिक झील लिखा है यानी टेक्टोनिक झील, टेक्टोनिक लेक।
चिल्का पर तो कई टेस्ट सीरीज़ में हम चर्चा करते आ रहे हैं पिछले कई प्रश्नों में। बिल्कुल ये एक लैगून झील है, खारे पानी की लैगून है, न केवल भारत बल्कि एशिया की भी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। लोनार झील एक क्रेटर झील है, यानी उल्कापिंड के द्वारा निर्मित हुई है। और लोकटक झील विवर्तनिक झील है क्या? टेक्टोनिक झील है, ठीक है। सारे के सारे सुमेलित हो गए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 2 3 वाला हो जाएगा, यानी डी। देखिए लोनार झील जो है महाराष्ट्र में क्रेटर उल्कापिंड द्वारा निर्मित झील है। यह झील पृथ्वी पर उल्कापिंड के टकराने से बने गड्ढे यानी क्रेटर में पानी भरने से बनी है। यह भारत की सबसे प्रसिद्ध उल्कापिंड निर्मित झील है। चिल्का झील ओडिशा की लैगून झील है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में जब समुद्र जल का कुछ हिस्सा बालू, चट्टान या प्रवाल भित्ति द्वारा मुख्य समुद्र से अलग हो जाता है तो लैगून झील बनती है। चिल्का भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। लोकटक झील मणिपुर की एक विवर्तनिक झील है, यानी टेक्टोनिक लेक है। इस प्रकार की झीलों का निर्माण टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल जैसे कि पृथ्वी की सतह के धंसने या दरार पड़ने से होता है। लोकटक झील मीठे पानी की एक प्रमुख विवर्तनिक झील है जो अपने तैरते हुए द्वीपों, जिसको फुमदी कहा जाता है, उसके लिए जानी जाती है। इंग्लिश में फुमडी, हिंदी में फुमदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय उद्यानों के संदर्भ में पूर्व से पश्चिम की ओर यानी ईस्ट टू वेस्ट रखिए इनको। पश्चिम से पूर्व की ओर आ जाता तो इसको उल्टा कर देते। चलिए ईस्ट टू वेस्ट इनको रखना है, तो इनके स्टेट को पहचानिए, उससे सही होने में थोड़ी मदद मिलेगी। पहले तो यही पता होना चाहिए राष्ट्रीय उद्यान जो है किन किन राज्यों में है। तो नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश, तो सबसे पहले तो यही आ जाएगा सी। उसके बाद आ जाएगा केबुल लमजाओ। केबुल लमजाओ के बाद थोड़ा सा और पश्चिम की तरफ चलेंगे तो असम का कांजीरंगा आ जाएगा, और कांजीरंगा के बाद ही मानस है असम में, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यदि आप भारत के इन प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों को पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमबद्ध रखते हैं तो देशांतरीय स्थिति के अनुसार जो सही क्रम होगा वो होगा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले ये सबसे पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, भारत म्यांमार सीमा के पास। उसके बाद केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये मणिपुर में स्थित है, नामदफा के पश्चिम में। फिर कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, यह असम राज्य में स्थित है, केबुल लमजाओ के पश्चिम में हो गया ये। उसके बाद है मानस असम का, यह असम के पश्चिमोत्तर भाग यानी भूटान की सीमा के पास स्थित है, कांजीरंगा के पश्चिम में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 31 पर आ जाइए। पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? देखिए यह एक वास्तविक पर्वत श्रृंखला नहीं है बल्कि प्रायद्वीप पठार का एक फॉल्ट स्कॉर्प या भ्रंश कगार है। इसकी ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। इंपॉर्टेंट बड़ा स्टेटमेंट दूसरा वाला। वेस्टर्न घाट कितने राज्यों में फैले हैं? यूपीएससी सिविल सेवा में ऑलरेडी प्रश्न आ चुका है वो। देखिए ये जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट की जो ऊंचाई है ना, वो उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है, ठीक है, घटती नहीं है, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। आप इसी तरह से याद कर लो इसको कि जो बड़ी बड़ी पर्वत चोटियां हैं वो दक्षिण भारत में ही तो स्थित है वेस्टर्न घाट के। अन्नाई मुडी है, दोड्डा बेटा है, तो ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा। यानी उत्तर से दक्षिण की ओर घटती नहीं है, उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला ही वाला सही है, वही आंसर है, ठीक है। वो पर्वत चोटियों को याद करके रखोगे ना तो याद रहेगा हमेशा। देखिए पश्चिमी घाट कोई वास्तविक वलित पर्वत श्रृंखला नहीं है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से यह प्रायद्वीप पठार यानी डेक्कन प्लेटू का भ्रंश कगार या टूटा हुआ किनारा है, जो गोंडवाना लैंड के टूटने और अरब सागर की ओर भूमि के धंसने के कारण निर्मित हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है क्योंकि पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती नहीं बल्कि उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, ठीक है। उत्तर में ऊंचाई देखेंगे फिर दक्षिण में देखेंगे। उत्तर में ऊंचाई, उत्तरी भाग में पश्चिमी घाट की जो औसत ऊंचाई है वो 500 से 900 मीटर के बीच है, ठीक है। क्षेत्र है महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा के पास वाला। दक्षिण में ऊंचाई देखें, जैसे जैसे आप दक्षिण की ओर बढ़ेंगे यानी केरल, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की ओर,
इनकी ऊंचाई बढ़ती जाती है और यह 2000 मीटर से भी अधिक हो जाते हैं। तो दक्षिण में अधिक है, उत्तर में कम है। सबसे ऊंची चोटियां, पश्चिमी घाट की लगभग सभी प्रमुख और सबसे ऊंची चोटियां दक्षिणी भाग में ही स्थित हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पर अनाईमुडी 2695 मीटर केरल में है, दक्षिण वाला भाग। डोडा बेटा 2637 मीटर तमिलनाडु में है, दक्षिण पार्ट में। क्लियर? 32वें नंबर का प्रश्न है, भारत में पाए जाने वाले जो 16 वन हैं, 16 फॉरेस्ट की मुख्य विशेषता क्या है? क्या 16 वन हिमालय की तराई में पाए जाने वाले पर्वतीय वन है, पर्णपाती वन है? क्या ये सुंदरवन डेल्टा के मैंग्रोव वन है? क्या ये थार मरुस्थल के कंटीले वन है? क्या ये नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों के ऊंचे शिखरों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और वन हैं? देखिए बिल्कुल बी करेक्ट है यहाँ पर। ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और वन हैं, खासकर नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों के ऊंचे शिखरों में पाए जाते हैं। ठीक है, किसी किसी किताबों में हल्का सा द्वंद्व है कि इनको शीतोष्ण कटिबंधीय वन भी लिखा है, सॉरी उष्ण कटिबंधीय वन भी लिखा है। ठीक है, तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय हैं। सबसे सही हो जाएगा कि जो वहाँ की क्लाइमेट है ना, वो उपोष्ण कहना ज़्यादा सही रहेगा, मतलब शीत और उष्ण के बीच का। वैसे तो उष्ण और शीत के बीच का शीतोष्णी होता है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं लिखा है उपोष्ण कटिबंधीय इनको, लेकिन शीतोष्ण कटिबंधीय ही ये बना है। देखिए 16 बनी है। 16 फॉरेस्ट मुख्य रूप से दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, तो उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। शीतोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन है ये। ठीक है, और ये मुख्य रूप से इन क्षेत्रों तक सीमित है। कहाँ कहाँ? पहाड़ियाँ, ये नीलगिरी पहाड़ियों में, अन्नामलाई पहाड़ी में और पालनी पहाड़ियों में। ठीक है, ये वन क्षेत्र मुख्य रूप से तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में फैले हुए हैं। ये वन अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं, जहाँ घाटियों में सघन छोटे सदाबहार पेड़ और आसपास घास के मैदान होते हैं। एक प्रश्न तो चलिए ये हो गया। अब एक ये प्रश्न है रिलेट करता हुआ, ये एनडीए 2025 में पूछा हुआ प्रश्न है। 16 या 16 के रूप में ज्ञात दक्षिण भारत के शीतोष्ण कटिबंधीय वन निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों में पाए जाते हैं? अन्नामलाई, नीलगिरी, पालनी। ये हैं आपके कूट नीचे। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, पिछले साल पूछा एनडीए की परीक्षा में। तो बिल्कुल ऊपर की एक्सप्लेनेशन से ये तीनों करेक्ट हो जाएंगे। अन्नामलाई भी, नीलगिरी भी, पालनी भी, तीनों के तीनों करेक्ट है। 1 2 3 डी है इसका आंसर। तो 16 वन दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन हैं। 16 वन मुख्य रूप से नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों में पाए जाते हैं, जो पश्चिमी घाट का हिस्सा हैं। ये वन अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र हैं, जिनमें घास के मैदान और छोटे सदाबहार पेड़ों के पेच शामिल हैं। 16 वन जो है बायोडाइवर्सिटी में योगदान करते हैं तथा वनस्पति और जीवों की कई स्थानिक प्रजातियों के घर हैं 16 वन। ये जल प्रतिधारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इस क्षेत्र की कई नदियों का स्रोत हैं ये 16 वन। चलिए एक और प्रश्न होगा इससे रिलेटेड। सीडीएस 2022 में पूछा है, भारत के निम्नलिखित में से किस उच्च भूमि पर आपको 16 नामक शीतोष्ण वन मिल सकते हैं? नीलगिरी, विंध्य, सतपुड़ा, हिमालय। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? नीलगिरी। देखिए 16 वन शीतोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन है। ठीक है, जो विशाल घास के मैदानों द्वारा पृथक की गई घाटियों में पाए जाते हैं और केवल उच्च ऊंचाई में स्थित होते हैं ये। ठीक है, ये केवल दक्षिण भारत में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु यानी नीलगिरी राज्यों में दक्षिण पश्चिमी घाट के उच्च ऊंचाई वाले पर्वतों में पाए जाते हैं। क्लियर हो गया। 35वें नंबर का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गंगा की निम्नलिखित सहायक नदियों को पश्चिम से पूर्व की ओर यानी वेस्ट टू ईस्ट की तरफ रखेंगे। दिख रहा होगा मैप में। ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर। देखिए गंगा रेड कलर में आपको दिख रही है, तो पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे तो सबसे पहले तो इसकी जो सहायक नदी वो यमुना ही है सबसे पश्चिम में, लेकिन यमुना यहाँ ऑप्शन में नहीं है। यमुना के बाद है, देखिए ये दिख रही है यमुना,
यमुना, यमुना के बाद थोड़ा पूरब की तरफ हम चलेंगे तो अपने को दिखेगी घाघरा। ठीक है, घाघरा, घाघरा के बाद थोड़ा और पूरब चलेंगे तो अपने को दिखेगी सोन। ठीक है, सोन, सोन के थोड़ा और चले जाएंगे उधर तो दिखेगी गंडक, गंडक के बाद में ये है कोसी बिहार की। तो सबसे पहले हो गई घाघरा, सोन, गंडक, कोसी, सी हो गया इसका आंसर। घाघरा, सोन, गंडक, कोसी, इसमें देखिए इसको, देखिए सबसे पहले तो गंगा ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, किधर चली गई, ये और ये ऐसे जा रही है। तो यमुना है सबके सबसे पश्चिमी वाहिनी, थोड़ा पश्चिम में, तो अब पूर्व की तरफ जरा चलिए। यमुना के बाद अब अपने को दिखेगी घाघरा, तो यमुना, घाघरा, फिर आगे सोन है, सोन के बाद गंडक है, गंडक के बाद ये कोसी सबसे लास्ट में है, उसके बाद अगर और पूछ ले थोड़ा तो दामोदर है, अभी पूछेगा आगे। अब एक प्रश्न ये है, गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम क्या है? ये प्रश्न यूपीएससी ईपीएफओ 2015 में पूछा गया था, ये 11 साल हो गए इसको। इस मैप को यदि हम देख लें ऊपर वाले को, देखिए यमुना सबसे पहले है, थोड़ा पूर्व की तरफ चलेंगे तो सोन आ जाएगी, तो यमुना, सोन, सबसे पहले यमुना, थोड़ा पूर्व की तरफ चलेंगे तो घाघरा आ जाएगी, थोड़ा और पूर्व चलेंगे तो सोन आ जाएगी, फिर और आगे की तरफ चलेंगे तो गंडक आ जाएगी, फिर कोसी आ जाएगी, फिर दामोदर आ जाएगी। तो यमुना हो जाएगी सबसे पहले, कहाँ, जहाँ जहाँ यमुना है वही होगा, जहाँ जहाँ नहीं है उसको हटा दीजिए। यमुना, यमुना के बाद थोड़ा पूर्व चले तो घाघरा, घाघरा के बाद सोन, के बाद गंडक, के बाद कोसी, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए यमुना जो है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान राज्यों से होकर बहती है। घाघरा इसे कर्नाली के नाम से जाना जाता है, यह नेपाल में उच्च हिमालय से निकलती है और गंगा में शामिल होने से पहले उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर बहती है। तीसरे स्थान पर आ जाती है सोन, मध्य प्रदेश से निकलती है और गंगा में मिलने से पहले उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर बहती है। गंडक इसके बाद, यह नेपाल में उच्च हिमालय से निकलती है और गंगा में शामिल होने से पहले बिहार से होकर बहती है। इसके बाद कोसी नेपाल से निकलती है और गंगा में मिलने से पहले बिहार से होकर बहती है। बार बार बाढ़ आने के कारण इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। सबसे अंत में दामोदर, यह झारखंड से निकलती है और हुगली नदी में शामिल होने से पहले पश्चिम बंगाल से होकर बहती है, जो गंगा की सहायक नदी है। क्लियर। 37वें नंबर का प्रश्न है, भारत में लाल और पीली मिट्टी यानी रेड एंड येलो सॉइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तीन में से, इन चार में से तीन गलत होंगे, केवल एक ही सही होगा। आसान ही है। देखिए जो लाल मिट्टी है ना, रेड और येलो सॉइल, लाल पीली मिट्टी, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। पहला स्टेटमेंट ये है। इसका जो लाल रंग है इसमें मौजूद फेरिक ऑक्साइड के उच्च प्रसार के कारण होता है। तीसरा है, यह मुख्य रूप से अत्यधिक वर्षा वाले दलदली क्षेत्रों में विकसित होती है क्या? और चौथा है, जलयोजित होने पर यह मिट्टी काली दिखाई देती है क्या? देखिए जलयोजित होने पर यह मिट्टी काली नहीं बल्कि पीली दिखाई देती है, इसलिए तो इसको लाल पीली मिट्टी कहते हैं। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस जैसे पदार्थों की कमी होती है, प्रचुर मात्रा नहीं होती। गलत है पहला स्टेटमेंट। ठीक है, यह मुख्य रूप से अत्यधिक वर्षा वाले दलदली क्षेत्रों में नहीं, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है और जलयोजित होने पर तो ये पीली दिखाई देती है, यहाँ काली दिखा है। तो सही केवल दूसरा वाला हो जाएगा। इसका जो रंग है इसमें मौजूद फेरिक ऑक्साइड के उच्च प्रसार के कारण होता है। बी है इसका आंसर। देखिए लाल और पीली मिट्टी कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, ठीक है, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के अपक्षय से बनती है। इसका जो लाल रंग है वो फेरिस ऑक्साइड के प्रसार के कारण होता है, जबकि जलयोजित होने पर ये पीली दिखाई देती है, काली नहीं दिखाई देती। कहाँ मिलेगी आपको लाल पीली मिट्टी? मिलेगी आपको छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड में। छत्तीसगढ़ में इस मिट्टी को स्थानीय रूप से मटासी मिट्टी कहा जाता है, जो राज्य के 60% भूभाग पर पाई जाती है। अधिकता की बात करें तो इसमें लोहा अधिक होता है, एल्युमिनियम अधिक होता है और चूना भी इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। कमी होती है इस मिट्टी में
नाइट्रोजन की, फॉस्फोरस की, मैग्नीशियम की और ह्यूमस की, ठीक है, इसकी कमी होती है। ये मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है और सामान्यतः कम उपजाऊ होती है। सिंचाई और उर्वरकों का यदि उपयोग किया जाए तो इसमें निम्नलिखित चीज़ों की खेती हो सकती है। किन किन की? इसमें चावल उगाया जा सकता है, रागी उगाई जा सकती है, बाजरा उगाया जा सकता है, दालें, तिलहन, तंबाकू, गेहूँ उगाए जा सकते हैं इसमें। 38वें नंबर का प्रश्न है, सच्चर समिति या सामान्य भौगोलिक संदर्भों में भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक या पड़ोसी राज्यों को छूती है? आसान सा प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम हॉल में मिल जाएं तो बोनस अंक मिलेंगे आपको। उत्तर प्रदेश इसका उत्तर है। उत्तर प्रदेश जो है वो 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश, कुल मिलाकर 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा बनाता है। देखिए, उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कुल मिलाकर राज्य केंद्र शासित दोनों मिलाकर पूछ ले तो 9 है, केवल राज्य पूछ ले तो 8 उत्तर है। 1 केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। तो उत्तर प्रदेश राज्य की जो सीमा लगती है 8 राज्यों से, वो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। और एक जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है दिल्ली, भारत की राजधानी है। ठीक है, न केवल भारत, न केवल एशिया, बल्कि दुनिया का सबसे प्रदूषित वायु वाला शहर है। ठीक है, जहाँ यमुना नदी एक नाला बन गई है वो है दिल्ली। जहाँ PM10 और PM2.5 हवा में तैरते रहते हैं वो है दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 39 पर आ जाइए। हिमालय की विभिन्न श्रेणियों के बीच स्थित थ्रस्ट और फॉल्ट के संदर्भ में मेन बाउंड्री थ्रस्ट किन 2 श्रेणियों को अलग करता है? ये बढ़िया प्रश्न है, कई बार हमने चर्चा की है हिमालय की श्रेणियों पर। ठीक है, ये है हिमालय। अब इसमें ये जो श्रेणी है ये है महान हिमालय, और बीच वाली है मध्य हिमालय, और ये दक्षिण में है शिवालिक हिमालय। अब हिंदी में तो बड़ा द्वंद्व, अलग अलग नाम है, इंग्लिश में इसके सेम नाम है। ठीक है, ये जो महान हिमालय है इसका हिंदी में एक और नाम है हिमाद्री। ठीक है, ये जो बीच वाला है मध्य हिमालय, इसको लघु हिमालय भी कहा जाता है, इसको हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है, और ये नीचे वाला जो है ये है शिवालिक, इसको बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। अब इनके ऊपर इसको ट्रांस हिमालय बोल देते हैं। इस शिवालिक के नीचे जो है इसको जो है मैदानी भाग है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो है हिमालय ख़त्म हो जाएगा तो नीचे मैदान स्टार्ट हो जाएगा, मैदानी भाग बोलते हैं इसको, या भारत का विशाल मैदान कह लीजिए। अब मेन बाउंड्री जो थ्रस्ट है वो कहाँ पर है पता है? वो है इसके बीच में, यहाँ है वो, यानी लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में है मेन बाउंड्री थ्रस्ट यानी MBT। तो लघु हिमालय और शिवालिक, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, इसके बीच में अगर पूछ ले तो ये ट्रांस हिमालय और महान हिमालय हिमाद्री के बीच में अगर पूछ ले, यहाँ है सिंधु सांगपो सूचर। ठीक है, और महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में यहाँ अगर पूछ ले तो, मैंने तो चलो इस क्वेश्चन में ये बना दिया कि लघु हिमालय और शिवालिक के बीच मेन बाउंड्री थ्रस्ट पूछ लिया, लेकिन पूछ तो कुछ भी सकता है यहाँ पर, तो सबको याद रखना है। तो महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो है वो है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो यहाँ हो गया सबसे ऊपर सिंधु सांगपो सूचर, यहाँ हो गया मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और यहाँ हो गया मेन बाउंड्री थ्रस्ट। और शिवालिक और भारत के विशाल मैदान के बीच, ये शिवालिक है और ये विशाल मैदान हो गया नीचे वाला, इसके बीच में जो जगह है यहाँ क्या है पता है? यहाँ है हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट या मेन फ्रंटल फॉल्ट, इसको याद रखना। देखिए, मेन बाउंड्री थ्रस्ट हिमालय क्षेत्र की एक प्रमुख भूवैज्ञानिक भ्रंश रेखा यानी फॉल्ट लाइन है, जो लघु हिमालय यानी लेसर हिमालय और शिवालिक जो कि बाह्य हिमालय आउटर हिमालय है उसको अलग करती है। तो सारे विकल्पों को हम एक बार देख लेते हैं, एक ही फ्रेम में इनको डालता हूँ। ठीक है, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, इन्हें सिंधु सांगपो सूचर अलग करता है, जैसे कि बताया मैंने मैप बनाकर। फिर से बनाता हूँ, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, ये ऊपर का ट्रांस हिमालय हो गया, नीचे का हो गया भारत का विशाल मैदान।
तो ये जो जगह है ये वाली, ये है सिंधु सांगपो सूचर। महान हिमालय और लघु हिमालय, महान हिमालय और लघु हिमालय के यहाँ जो बीच में है वो है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अब मध्य हिमालय और नीचे है शिवालिक, इसके यहाँ है बीच में, ये है मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ठीक है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। और सबसे नीचे है ये शिवालिक और नीचे भारत का विशाल मैदान। तो ये यहाँ पर क्या है, क्या है, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। ठीक है, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट शिवालिक और भारत के विशाल मैदान के बीच में, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट या फिर मेन फ्रंटल थ्रस्ट इसको बोलते हैं। इसको याद रख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, क्योंकि पूछा तो जाएगा एग्जाम्स में, आपके आने वाले एग्जाम्स में। अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिमालय में मेन सेंट्रल थ्रस्ट को अलग करता है, यह यूकेपीएससी आरओ का प्रश्न है 2016 का। बताइए, ऊपर इतनी एक्सप्लेनेशन समझाई, पता तो चल गया होगा अब। मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, और ये हो गया ट्रांस हिमालय और नीचे है भारत का विशाल मैदान। मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहाँ पर मिलेगा? मेन सेंट्रल थ्रस्ट महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में, यानी ग्रेटर हिमालय इसको बोल सकते हैं या हिमाद्री इसको बोल सकते हैं। मध्य हिमालय को क्या बोलेंगे? लेसर हिमालय बोल सकते हैं, शिवालिक हिमालय बोल सकते हैं, लघु हिमालय बोल सकते हैं। यहाँ है, क्या है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो ग्रेटर हिमालय यानी महान हिमालय और मध्य हिमालय या लघु हिमालय के बीच में, डी है इसका आंसर। देखिए, हिमालय में मेन सेंट्रल थ्रस्ट ग्रेटर हिमालय जिसको महान हिमालय बोला जाता है और लेसर हिमालय जिसको लघु मध्य या हिमाचल हिमालय बोला जाता है, उसके बीच में है, यानी इन दोनों को अलग करता है, महान हिमालय को और लघु हिमालय को। मेन सेंट्रल थ्रस्ट बड़े और छोटे हिमालय और बृहत्तर हिमालय के बीच एक प्रमुख भूवैज्ञानिक भ्रंश रेखा है। यह उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व दिशा में हिमालय की 2200 किलोमीटर की सीमा के साथ चलती है। तो 40 इम्पोर्टेंट प्रश्न ये कवर हो जाते हैं। इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी ही ऐड करूँगा प्रश्नों को। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना।